नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग में। मैं हूं योगेश रांटा और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव कर्ण। हम आपके साथ जुड़े हैं इसलिए कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और ऐसा पहले भी होता रहा है कि कई बार वो विदेशी दौरों पर गए हैं, वहाँ पर कई तरह के वो बयान देते हैं, लेकिन उन बयानों का असर होता सीधा यहाँ भारत में है और उसके ऊपर हंगामा होना शुरू हो जाता है। और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है कि अपने अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने कई चीज़ों पर बात की है। हालांकि वो देश के अंदर भी उन मुद्दों के ऊपर बात करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका में वो बात कही है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी जो दल है और उसके सहयोगी दलों को लग रहा है कि देश का नाम वो बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, और उसे लेकर हंगामा जो है वो चारों तरफ बरपा हुआ है। उनके क्या क्या वो बयान है, क्या क्या कहा गया है, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिनमें आलोक वत्स जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो केशव, अगर हम बात पहले पूजा जी से कर लेते हैं। पूजा जी, ये पहले भी होता रहा है कि क्या जब इलेक्शन होते हैं, खासकर स्टेट इलेक्शंस, और पास्ट में भी हुआ है कि राहुल गांधी विदेशी दौरे पर गए, इस तरह के बयानबाजी हुई, उसको फिर बीजेपी ने अपने पक्ष में इन चुनाव के अंदर भी भुनाया और उसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को दिखाई। क्या ये कर दिया है राहुल गांधी ने? देखिए, कांग्रेस को इसका भुगतान करना पड़ा या उसे हार का सामना पड़ा, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है और चुनावों के बाद वो अपने पहले ऑफिशियल विजिट पे गए हैं और ये आम है। ये इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि वो लीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, तो और बिल्कुल इलेक्शंस के बाद गए हैं, जनरल इलेक्शंस के बाद, तो इलेक्शंस की जो पूरी प्रक्रिया है, देश की जो समस्याएं है, उस पर बात करेंगे ही। लेकिन कहीं पर भी आप मुझे कहीं पर भी, राहुल जी 2 दिन से तकरीबन 4-5 इंटरेक्शन कर चुके हैं प्रेस से, छात्रों से, डायस्पोरा से, मुझे कहीं पर भी बता दीजिए कि राहुल जी ने एंटी इंडिया कोई बात कही हो, ऐसा कुछ कहा हो। योगेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या 2014 से पहले आपको भारत में जन्म लेने पर शर्म आती थी? क्या आपसे बस एक मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन, आलोक जी से नहीं पूछूंगी क्योंकि शायद उनको आती होगी, क्योंकि जब पेरिस में प्रधानमंत्री गंदगी का हम साफ करके, कोरिया में, साउथ कोरिया में बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री कि 2014 से पहले जो यहाँ पे जन्म लेता था उसको शर्म आती थी। उसके बाद कहते हैं स्कैम इंडिया है, ये स्किल इंडिया नहीं है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले अपने पुराने भाषण देख लेने चाहिए कि उन्होंने किस तरह से विदेशी बिल्कुल पूजा जी, हम सब एक गर्वित भारतीय हैं। जन्म से ही भारत में जन्म लेने पे गर्व है और उसमें कहीं कोई दो राय भी नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनने से पहले का जो बयान है वो भी आजकल और अमर होता है, वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बहरहाल हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आपके हिसाब से राहुल गांधी ने जो कही है वो आपके अनुसार ठीक है, लेकिन कुछ जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पे हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो हम उनसे यह उम्मीद तो नहीं करते हैं कि वहां पर जाके वह सरकार की तारीफ करेंगे। लेकिन जिस तरह से कुछ उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो देश से बाहर ऑपरेट करने वाले रेडिकल एलिमेंट्स के लिए एक सिग्नलिंग का काम कर सकता है, तो क्या इसकी कोई सीमा रेखा होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी बोलते बोलते शायद उत्साह में या फिर जिस तरह से हो, उन्होंने उस बाउंड्री लाइन का वायलेशन कर दिया है? जैसे मुझे बताइए, राहुल गांधी जी ने राजनीति में मोहब्बत की, सम्मान की और विनम्रता की बात की है। राहुल गांधी जी ने ये बात की है कि किस तरीके से जो 2024 का इलेक्शन था, एक वाटरशेड इलेक्शन था, क्योंकि लोगों ने अपनी शक्ति को पहचाना, लोगों ने हर उस शक्ति को नकारा जो 400 पार का, नॉन बायोलॉजिकल का जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया था। लोगों ने बताया कि ये लोगों का देश है। केशव जी का साफ इशारा है, पूजा जी, हाँ, जिस देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री सिखों की पगड़ी पहन के फोटो शूट करवाते हैं या जो भी है पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, वहां पर यह कहना कि क्या इस देश में सिखों की पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगा दी जाएगी,
इसको किस तरह से समझा जाए फिर? है कि आप राहुल गांधी का के बयान को अगर आप काट के इस तरीके से, राहुल गांधी बात कर रहे थे कि कैसे आरएसएस की विचारधारा इस देश को एक धर्म, एक पहनावा, एक खान-पान और एक रंग में रंगने की, इस देश की विविधता की बात कर रहे थे। क्योंकि जब आप 17 साल के आर्यन मिश्रा को ये कहकर मार देते हैं कि हमको तो लगा वो मुसलमान है, तो क्या वो मुसलमान था तो आप जी मार देंगे? तो मेरे ख्याल से राहुल जी उसकी बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी 2022 में पंजाब गए थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब उन्होंने वो ट्वीट किया था कि आपके मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का एक ट्वीट है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। 1984 में एक पेड़ गिरा था, जमीन हिली थी, ये माउंट एवरेस्ट है, प्रलय आ जाएगा, सुधर जाओ खालिस्तानियों, शुक्र मनाओ खालिस्तानी कुत्तों की, मोदी जी को कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ गलत साहब ऊपर आ जाता तो 1984 से भी ज्यादा काट काट के नाले में फेंक दिया जाता। शुभकरण सिंह को किसान आंदोलन में गोली मारी है जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। शुभेंदु अधिकारी, इनके बड़े नेता एक आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को कहते हैं कि तुम खालिस्तानियों जैसे काम क्यों कर रहे थे, जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। 700 किसानों की किसान आंदोलन में मौत हो जाती है, प्रधानमंत्री जी उनसे एक बार बात करने नहीं जाते, और उसमें हम जानते हैं कितने सिख थे, उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। ठीक है पूजा जी। आज जब जी जब ये सिख की बात करते हैं, मुझे लगता है राहुल जी ने आरएसएस की विचारधारा के बनस्पत देश की विविधता की बात की थी, और उनके बयान को काट के ना किया जाए तो देश की विविधता पे खतरा तो सबसे बड़ा आरएसएस से है। तो उन्होंने वही बात की थी, जी और मुझे चलिए लगता है कि भारतीय जनता जी पार्टी को आलोक जी ठीक का है। रुख करते हैं। आलोक जी जितने भी बयान हैं आगे भी उन पे बात करेंगे। लगभग वही बातें जो यहाँ पर भी राहुल गांधी ने कही, विदेशी जमीन पर देश को बदनाम कर दिया, देशद्रोह का काम कर दिया। क्या समस्या है? चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए विदेशों में भी? क्यों नहीं बातचीत होनी चाहिए? मोदी जी भी करते हैं। अगर अपनी सफलताओं की चर्चा हो सकती है तो देश में क्या समस्याएं हैं, वहाँ के भारत के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है उससे बात हुई है, तो चर्चा क्या है? ग्लोबल विलेज की तरह अगर हम काम कर रहे हैं तो समस्या कहाँ पर है? देखिए, बाहर के लोगों के सामने ये परंपरा है कि अपने घर की बातें लोग प्रदर्शित नहीं करते। अपना रूखा सूखा भी खाते हैं, तो अगर गेस्ट आता है तो उसको कुछ बढ़िया खिलाने की कोशिश करते हैं। तो इन भावनाओं के विपरीत राहुल गांधी जी ने जो बातें वहां कही, वो थोड़ा शोभा नहीं देता है। कि आपने कहा इलेक्शन, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो बीजेपी नहीं आती। क्या यहाँ का इलेक्शन रिग्ड था? ये संदेश आप विदेश में देना चाह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन रिग्ड था? अगर इलेक्शन रिग्ड था तो 40 से 99 पर कैसे पहुंच गई है? उसके बाद सिखों के बारे में इन्होंने कुछ कहा, देवताओं के बारे में कुछ कहा, सिखों के बारे में कहा। अरे सिख के ऊपर अगर अत्याचार का, प्रचंड अत्याचार का कोई सबसे बड़ा दोषी है तो 3000 लोगों की मौत का दोषी कांग्रेस पार्टी है और उनके लोग हैं। ये देश नहीं आलोक जी यहाँ पे माफी चाहते हैं, आपको थोड़ा सा इसलिए रोक रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या प्रधानमंत्री को ये बोलना ठीक लगता है, जिसकी जिक्र पूजा जी भी कर रहे थे, और प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर, कि अरे इस देश में पैदा होने से पहले ये लगता था कि कहाँ पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए? ऐसे बयान बहुत सारे हैं उनके भी, प्रधानमंत्री के। और क्या अगर घर के अंदर गंदगी है, मेहमान हैं, तो उसको मतलब हम छुपा दे, अपनी असली हैसियत को हम उसके सामने उजागर ना होने दे, और उधार का घी पिलाए उसको, मेहमान को, और हमें सच्चाई अपनी पता हो, उससे हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, उससे हमारी तरक्की हो जाएगी। देखिए, कल से मैं इस टॉपिक पर डिबेट कर रहा हूं विभिन्न चैनलों पर। जी, मुझे खुशी है कि आपने कुछ सच को उजागर किया है। अन्य चैनलों पर इस सिर्फ एक संकेत ने मेरे साथ किया था डिबेट, उसने उसमें सच्चाई प्रदर्शित की थी और वो क्लिप्स भी दिखाए थे प्रधानमंत्री ने जो बाहर में जो बोले, एंड आई डोंट एग्री विद हिम। उन बयानों से मैं सहमत नहीं हूं। अगर ये बात लागू होती है तो सब नेताओं पर लागू होना चाहिए समान रूप से, उसमें बरी होने की गुंजाइश कहां है?
कि मैं बोलूं तो चल जाएगा, तुम बोलो तो देशद्रोही हो जाओगे। नहीं, प्रधानमंत्री ने भी कुछ बयान दिए हैं, चाइना में दिया है और भी देगा, जो इस चीज की कॉन्फर्मिटी में नहीं है। तो फिर आलोक जी, फिर राहुल जी से शिकायत क्या है आखिर? जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री देते हैं विदेशी शिकायत धरती पर, उसी तरह के बयान राहुल जी ने भी दिए हैं। शिकायत शिकायत इसलिए है कि इन्होंने ताजा ताजा बोला है अभी कि भाई ये सब चीजें मत बोलिए, अच्छा, जो अच्छा। करनी है अपने अंदर में आके तो जी बिल्कुल, एक राजनेता का है बाहर बयान में था कि जाके मत भारत बोलिए। में मतदाताओं की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत क्षीण होती है, क्षीण बहुत होती है, छोटी है। अस्थायी होती है। तो शायद प्रधानमंत्री का बयान पुराना हो चुका है, राहुल गांधी का बयान अभी नया है, इसीलिए हम सब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी मैंने बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना कि उन प्रधानमंत्री के उन बयानों से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने आपको अभी जी कहा ना इस बात को, जो शायद ठीक जी ठीक। बहुत कम लोग इतना बड़ा मजबूत कलेजा रखता होगा ये बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हम इसी बट वजह से आपके मुरीद हैं आलोक जी। बट लेकिन अब बट बात इंटरप्रिटेशन की भी। जी मैं पॉलिटिक्स कॉन्शियस से करता हूँ, अदरवाइज नहीं। मिले जी ना मिले, कोई पद मिले ना मिले, इट डजंट मैटर टू मी। चलिए, मेरा लेकिन अपना कॉन्शियस मजबूत है तो मुझे सब है। जी आलोक जी के जवाब का एक हिस्सा लेकर हम पूजा जी के पास चलते हैं। तो पूजा जी, आलोक जी कह रहे थे राहुल जी का अमेरिका में यह कहना कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो भारतीय जनता पार्टी और कम सीटें जीत पाती। तो क्या भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, जो चुनाव की व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? और यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो यह आलोक जी का प्रश्न है, वह 99 पर कैसे पहुंच गए? अगर रिग्ड करना रहता तो फिर से उन्हें 44 पर ले आते। और जब नतीजे आए, या समय घटा निकल देते, गया। या 44 से हाँ, घटा देते। जी, या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर जाती, चुनाव आयोग के उसी खिलाफ समय चली जाती, वो ये सब कोर्ट कुछ का दरवाजा activities खटखटाती। करनी आजकल तो चाहिए सारे थी मामले कांग्रेस कोर्ट में ही जाते हैं। फिर विदेशी धरती पर ऐसे बयानों का क्या अर्थ रह जाता है? देखिए, इतने अनबैलेंस्ड चुनाव में जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास था, मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पास था, सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं का नहीं, पावर मीडिया का तो बायकॉट आपने कर रखा था ना, मीडिया तो आपके लिए भी थी। मीडिया तो जिस तरीके से मीडिया का रूप बन गया, वो आपसे और मुझसे कुछ छुपा नहीं है। अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो जिस तरीके से एंकर्स हम ही पर चढ़ जाते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे बेइज्जती कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन वही सेम ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता। तो मुझे लगता है कि मीडिया तो बिल्कुल पास ही भी गया, दंडवत हो चुका है उसके बारे में। चुनावी बॉन्ड का पैसा आपके पास भी गया था। 8,000 करोड़ रुपए, जिसमें कई लोगों को आप नहीं नहीं आप नहीं लोगों नहीं, ने आप आईटी चुनावी बॉन्ड का पैसा वैल्यू के हिसाब से मिलता है। आपकी जुलाई वैल्यू तक कम थी तो आपको कम मिला। और आपको अगस्त में चुना- आप आईटी का केस उठा लेते हैं, ईडी का केस उठा लेते हैं। तो चुनाव आयोग जो चुनावी बॉन्ड में जो घपलेबाजी किया है आप लोगों ने, वो तो पूरे देश के सामने आ, वो सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद आप लोगों को सामने लाना पड़ा कि किस तरीके से जून पे उस पे ईडी की रेड होती है, जुलाई में वो आपको 500 करोड़ रुपए दे देते हैं और अगस्त में वो आप बिल्कुल अपना केस वापस ले लेते हैं। तो कुछ तो न्यूट्रलिटी का मास्क रखिए, कुछ तो रखिए कि आप देश को वो कर रहे हैं। इस तरीके के आप लोगों नहीं ने नहीं, तो बड़े आप पूजा जी, आपका ये कहना है कि वो कमीशन पे आ आपका रही हूँ, ये कहना है कि मैं ठीक है। मैं इलेक्शन कमीशन पे आ रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से अपने डेटा अपडेट करने में इतने दिन, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ जब इतना इलेक्ट्रॉनिक पर्कुलेशन नहीं था, तब तक भी इतने दिन तक, इतने हफ्ते तक डेटा नहीं अपडेट हुआ था। इस पे इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठे थे और इलेक्शन कमीशन को ये देना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एडीआर कह रही है और ये वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है कि 5 करोड़ वोट्स का नॉर्मल काउंट से और अंडररेटेड काउंट के बीच में डिफरेंस है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को 76 सीट्स पर मिला। अब इनके 240 में से अगर आप 76 हटा दीजिए
तो आपकी और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या देश में इलेक्शन नहीं का तो फिर रिजल्ट नहीं, इसको फिर इसको कांग्रेस फिर सड़कों पर क्यों नहीं हाँ, है? ऐसे चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए ना। ऐसे चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट करके आप संसद में जाते हैं और वहां पर विपक्ष के नेता का पद भी ग्रहण करते हैं, सब कुछ हैंकी डोरी होता है अब तक, और सडनली अमेरिका में जाते हैं, आपको चुनाव की निष्पक्षता याद आ जाती है। सडनली की बात नहीं है। पिछले 1.5 साल से हम इलेक्शन कमीशन से ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी ईवीएम में वोट पोलिंग हो उसका 100% वीवीपीएटी से मिलान हो। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स को ये टाइम नहीं देता और बाद में ये डिमांड रिजेक्ट कर देता है। नहीं, आप नहीं, कहते नहीं, ये तो चलिए हाँ, मामला ये- सुप्रीम कोर्ट भी ये- गया था, ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, फिर तो वोटर है वो ना? पर्ची से ही मतदान करवाया लेकिन चलिए, जाए। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तो ताज़ा हुए हैं, अगर इसी में जाहिर तौर पर इस तरह की जो आप एडीआर की रिपोर्ट भी बता रही हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो कांग्रेस को तो सड़कें जाम कर देनी चाहिए थी। देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आप कहें कि कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार कर दे तो इंडिया उसके में लिए डेमोक्रेसी का हिस्सा है। नहीं, इंडिया बहिष्कार में हम बोल ही नहीं डेमोक्रेसी का रहे। हिस्सा है, या विदेशों में भी। उन्हीं चैनल्स का यूज करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कोर्ट जाके आप उन्हीं चैनल्स का यूज करके अपना अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये हम करते रहेंगे। ये हम चुनाव के पहले भी करते रहते और चुनाव के बाद भी करते रहेंगे, क्योंकि ये डेटा हमारा नहीं है, ये डेटा इंडिपेंडेंट बॉडी का डेटा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि ये किसी विपक्षी पार्टी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सामने आके आप शायरियां 2-4 कम कर दीजिए, पर आप डेटा में डिस्क्रिपेंसी को किस तरीके से जस्टिफाई करें, क्योंकि 5 करोड़ डेटा का मामला है और ये 76 सीट्स हैं। 76 सीट्स पे जिन पे इस टाइप के डेटा डिस्क्रिपेंसी का मामला है और उसमें सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो डायस्पोरा है जिसके सामने ये बात हो रही थी, वो लोग हैं जिनके सामने जब आप अपना कैंपेन ट्रेल शुरू करते हैं, जब आप प्रवासी भारतीयों कह के उनके सामने अपना अपना कैंपेन रखते हैं, तो उन्हें उनके सामने भारत में, और ये बात जेटली जी ने कही थी, मुझे अच्छे से याद है, कि क्या देश और क्या विदेश। जिस तरीके से आजकल बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का यूज है, ये किसी से छुपा तो है नहीं। तो आज जब राहुल गांधी एज लीडर ऑफ अपोजिशन जाते हैं, पर ये सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कहीं पर भी उनके 2 दिन के 5 इंटरेक्शंस के तकरीबन 6 घंटे के भाषण निकाल दीजिए, कहीं पर भी वो भारत पर सवाल नहीं उठाती। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत नहीं है, भारत उससे बहुत बड़ा है, भारत उससे बहुत बड़ा है। भारत पे कहीं वो सवाल नहीं उठाते, बनिस्बत उसके कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, 2015 में ये भाषण दिया था, जो कि अभी आप लोगों ने, लेकिन यहाँ जी बिल्कुल, लेकिन संप्रभुता की बात आ गई। आज ही उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के बराबर की जमीन चीन के पास चली गई है। क्या आलोक जी वाकई ऐसा है? इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बहुत सी इस ओर इशारा करती है, लेकिन सरकार कहती है कि हमने तो 1 इंच जमीन जो है वो इधर से उधर नहीं खिसकी। देखिए, सरकार लगातार इस बात को कह रही है, बहुत जगहों पर इसकी डिबेट पूर्व में हो चुकी है, और आज भी मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने 1 इंच जमीन भी चाइना को अधिग्रहित करने नहीं दिया है। वहां लड़ाइयां हुई है, वहां पर वो कैंपेनिंग कैंप डाले हुए हैं, लेकिन भारत के सीमा में वो घुस नहीं सके हैं, इस चीज की गारंटी है। अब इसको अगर वो विदेश में जाके कह रहे हैं कि वहां पर लद्दाख जितनी जमीन उन्होंने हमसे हथिया ली है, तो ये सब बातें, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो पूर्व में थे। पूर्व में जिस नाम से उनको पुकारा जाता था वो हल्केपन का संबोधक था, कि बहुत लोग उनको हल्के में लेते थे। अभी उनका ग्राफ बढ़ा है, इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन समय समय पर कुछ इस तरीके का बचकाना हरकत, या उनके जो स्क्रिप्ट राइटर है उनके द्वारा गलत स्क्रिप्ट उनको दे के बुलवा देने से अगेन ही कम्स बैक। जैसे सांप सीढ़ी में आप 99 पे पहुंच गए, वहीं सांप काट लिया था, फिर आ गए 5 पे। राजनीति में कुछ इसी तरीके का व्यवहार उनका रहता है। सडनली वो ग्राफ बढ़ जाता है और इस तरीके का बेतुका बयान वान दे के वो फिर अपना ग्राफ कम से कम प्रबुद्ध लोगों के बीच में तो जरूर नीचे ले आते हैं। आम आदमी कोई गांव में अनपढ़ गंवार जातिगत कारणों से या किसी और कारणों से अगर वोट देता हो तो वो शायद इससे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो लोग भी थोड़ा भी ग्रे मटेरियल रखते हैं और एनालाइज करते हैं किसी चीज को,
वो इनके इन हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैं आपको कह सकता हूं, ठीक अक्रॉस है सोसाइटी, अक्रॉस जी। बॉर्डर, अक्रॉस पार्टी। जी, तो दूसरा बयान ये है पूजा जी, ना कोई आया, ना कोई गया, ना लिया, ना दिया, और आलोक जी भी कह रहे हैं कि आश्वस्त हैं वो। तो ऐसे बयान अगर देते हैं तो ये संप्रभुता पे सवाल है जी कि बिल्कुल। आप किस तरह से उठा रहे हैं कि देश कमजोर है, देश की स्थिति पर सवाल है कि हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। देखिए, सोनम वांगचुक तो आप हम सब जानते ही होंगे। राहुल गांधी चलिए अपोजिशन के लीडर हैं, वो कुछ भी बयान दे देते होंगे, लेकिन सोनम वांगचुक जब लद्दाख में एजिटेशन करते हैं कि हमारी ग्रेजिंग लैंड्स पहले की तरह हमारे पास नहीं है, गालवान की घटना के बाद, तो आप सोनम वांगचुक को सुनिए, वो उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने मैं और आप। आज जब हम नहीं कह रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं डिफरेंट जर्नलिस्ट की, डिफरेंट पब्लिकेशंस की, कि आप, और ये सरकार ने ये क्लियर नहीं किया है कि पहले की तरह जो हमारा कोर एरिया था, पहले की तरह हमारा जो आईसी एरिया था, उसमें पहले की तरह एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है, उसको क्यों बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात, ये बहुत कहते हैं कि चाइना ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया, एक बहुत बड़ा स्कर्मिश हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी देश के सामने आकर ये कहते हैं कि कोई गुस्सा नहीं है। और आज अगर हम चाइना के साथ अपना व्यापार देखें तो हम $100 मिलियन के ट्रेड डेफिसिट पे हैं। आप चाइना के एक्सपोर्ट्स खरीदे जा रहे हैं, वही चाइनीज कंपनी जिनको बहिष्कार होना चाहिए था, वो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड्स में 100 करोड़ तक का दान देती है, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो Xiaomi हो। और पीएम पेटीएम में तो प्रधानमंत्री जी की फोटो लगती है फर्स्ट पेज पे, जब पेटीएम का एडवर्टाइजमेंट होता है। देश के सर्वोच्च नेता की, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों के का जो लीडरशिप है, वो पेटीएम जैसी एक प्राइवेट कंपनी के पोस्टर पर आते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। और यही जयशंकर कहते हैं कि हम बड़ी इकोनॉमी से, ये उनका ऑन द रिकॉर्ड नहीं नहीं स्टेटमेंट पूजा जी, ठीक। पूजा जी मुझे लगता है कि इस मुद्दे को हम कहीं और ले जा रहे हैं। मामला ये है कि क्या चीन ने हमारी 1 इंच जमीन कब्जा ली है? आलोक जी का पक्ष है, इस देश की सरकार का पक्ष है, इनफैक्ट रिटन स्टेटमेंट भी है कि 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं है। गलवान के बाद वही स्थिति है। सारी हमारे सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं। हाँ, इंसर्जेंसी होती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो फिर वहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स का क्या ताल्लुकात हो सकता है? ये सरकार का स्टेटमेंट है कि इस पॉइंट पर, पॉइंट 6, 7, 9 और 10 पर कोर एरिया बढ़ा दिया गया है। तो जब आप कहते हैं कि 1 इंच भी नहीं लिया गया है, जब आप कहते हैं कि वो एरिया वैसा का वैसा, क्या 2020 से पहले की जो हमारी रीजनल ऑटोनॉमी वाली स्थिति थी, क्या वो आज भी है? जवाब है नहीं। और ये सरकार का जवाब है, संसद में सरकार का जवाब है। तो क्या हम 2020 के पहले वाली 3 मिलिट्री लेवल, कमांडर लेवल टॉक्स हो चुके हैं चाइना के साथ आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है, टेंशन बॉर्डर्स पे बिल्कुल व्याप्त है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल की गई है? जवाब है नहीं। और ये हमारा जवाब नहीं, ये सरकार का जवाब है। तो जब 2020 से पहले की यथास्थिति नहीं बहाल की गई है, तो आप कैसे कहते हैं कि चाइना ने 1 इंच भी नहीं किया? और लद्दाखी जो पिछले ऑलमोस्ट 3 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आलोक जी कैसे कह रहे हैं? जब यथास्थिति नहीं है, स्थितियां बदली हुई है। 2020 में हमारी सैनिक टुकड़ियां कहीं और थी, अभी कहीं और है। तो कैसे कह सकते हैं कि सीमाएं महफूज हैं? हमारी 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं हुआ है। देखिए, ये सेंसिटिव मैटर्स हैं। आम आदमी को इसकी रीच नहीं है जानने की, कि वो जाके पता कर ले कि क्या हो रहा है। ये और जब सरकार बार बार ऑथेंटिकली कह रही है, ये राजनाथ सिंह का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का बयान है, तो आपको उसको मानना होगा। अगर आपके पास कुछ सबूत है, तथ्य हैं, तो आप यहां उजागर कीजिए। ये अमेरिका की धरती पर जाके बोलने से, और वहां साथ में चाइना की बड़ाई भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज स्पीकिंग फॉर चाइनीज। वो पक्ष तो आप लाना भूल ही गए। ये क्या शोभा देता है कि वहां जाके और इन्होंने अभी बात की बायलैटरल ये बिजनेस की, तो बायलैटरल ट्रेड के अग्रीमेंट के तहत आप किसी का ट्रेड एकाएक रोक नहीं सकते हैं। पूरे विश्व में आप किसी का नहीं रोक सकते, एक देश दूसरे देश का, जो बायलैटरल एग्रीमेंट होती है उसके तहत। तो इस हिसाब से वहां से आ रहा
लेकिन बहुत कुछ हमने कम कर दिया है। बहुत चीजों पर जो चाइनीज की निर्भरता थी चीन प्रोडक्ट्स का, वो बहुत बहुत कम हुआ है और भी कम होगा आने वाले भविष्य में। लेकिन हाँ, पूर्णतः कम नहीं ठीक हुआ है, ये बात मैं मानने को तैयार। हाँ, दिवाली आने वाली है तो अभी चलेगा कैंपेन। एक अभी नहीं, नहीं, कैंपेन वो चलेगा। बिल्कुल। अब वो खैर दिवाली में वो दिवाली में एक उनके और गणेश एक के और एक पटाखे पिछले साल से ही लोग नहीं लाइक कर रहे थे, वो चलता नहीं, दिवाली वो खुश हो दिवाली में जाता है। शिव का दिल्ली में तो ऐसे भी पटाखे जलाने पर मनाही होती है। चलिए दिवाली में हम लोग शिव काशी नहीं के नहीं, वो पटाखे पिछले जलाएंगे बार से ही खुश हो जहां गया पर था, वो अनुमति चाइनीज होगी। पटाखे का बहरहाल मतलब हो गया था एक खुश। जी, बहरहाल एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास और हम चलेंगे पूजा जी जी। के पास। पूजा जी, एक और बात जिसे लेकर यहाँ पर राजनीति हो रही है जाहिर तौर पर, और उसमें मैं साफ तौर पर कहूँगा, आलोक जी से भी जवाब चाहूँगा कि कल ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, लॉ मिनिस्टर, इंटरप्रिटेशन जिस तरह से बयानों की गई, आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया उस पर मायावती का भी बयान आया है, बाकी लोगों का भी बयान आया, गृह मंत्री तक ने आज कह दिया अमित शाह ने कि उनकी सोच उजागर होती है। आलोक जी से बाद में पहले पूजा जी से ये समझना चाहेंगे कि वो पूरा बयान क्या राहुल गांधी का था और उस बयान को क्या गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, या आप लोगों की मंशा ही कुछ और आरक्षण को लेकर है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई नेता पहलुआ बना है तो वो कौन है? वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति इस मुद्दे के साथ है कि वो जातिगत जनगणना चाहते हैं और आरक्षण की 50% की लिमिट हटाना चाहते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी था और इस बात को लेकर हमारी पूरी वो है। अगर आप उस पूरे बयान को देखेंगे, मुझे लगता है अब हमें उस चीज से ऊपर उठ जाना चाहिए कि आप राहुल गांधी की इधर से एक बाइट काटते हैं, उधर से एक बाइट काटते हैं, देखो देखो उसने क्या बोल दिया। मुझे लगता है राहुल गांधी उससे बहुत बड़े नेता है, उन्होंने पूरे पप्पू नैरेटिव को तोड़ा है और ये जो कांट छांट की राजनीति है उससे अमित शाह जी जैसे लोगों को और मायावती जी जैसे लोगों को तो गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ये सब IT सेल के 2 रुपए के ट्रॉल्स का काम है, ये उन्हीं को करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक सिंपल सवाल पूछा कि क्या समाज फेयर है, क्या समाज समान है, क्या समतामूलक मान्यता स्थापित हो चुकी है? सीधा सा जवाब है आपके पास और मेरे पास है कि नहीं है। तो जब ये सवाल पूछा गया कि जब तक समतामूलक समाज की हम स्थापना नहीं करेंगे तब तक हम आरक्षण के पैरवी रहेंगे, और वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, जो संविधान के खिलाफ हैं, उन्होंने अपने तुरंत गन्स निकाल ली क्योंकि अब तो राहुल गांधी नहीं को फिर रोकना जी जी, लेकिन फिर यहीं से एक और प्रश्न शुरू होता है पूजा जी कि जब देश में समानता आ जाएगी, जब देश में सामुदायिक सामाजिक समानता आ जाएगी, तब क्या कांग्रेस इस बात की पक्षधर है कि आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा? क्या कांग्रेस इससे सहमत है? सामुदायिक और सामाजिक समानता की स्थापना की कोशिश कौन कर चलिए रहा है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन समझ लीजिए नहीं, कि जब तो देश में समानता आ जाएगी तब क्या आरक्षण खत्म करने की पक्षधर है कांग्रेस? देश में समानता तो आने दीजिए, इस देश में इतनी आर्थिक असमानता नहीं, वो उसका जवाब, खैर मुझे लगता है उसका जवाब राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा। जिस दिन ऐसी स्थिति होगी, ऐसी परफेक्ट सिचुएशन होगी तो आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। यही सवाल है आलोक जी कि गृह मंत्री इस देश का, एक पूर्व लॉ मिनिस्टर इस देश का, एक बयान को, सबने वो बयान सुना है और उस बयान को किस तरह से इंटरप्रेट करके लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है, इसमें तो कम से कम थोड़ी सी इस बयान को लेकर तो बिल्कुल संवेदनशीलता होनी चाहिए, या फिर गलत तरीके से इंटरप्रेट करने से बचा जाना चाहिए। देखिए, हर आदमी का अपना परसेप्शन होता है, वो अपने ढंग से नैरेटिव सेट करते हैं। तो इन लोगों को लगा कि वो उसी ढंग से होना चाहिए तो उन्होंने उस ढंग से नैरेटिव सेट किया। लेकिन जहां तक ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये मुझे जरा, इंदिरा गांधी कहती थी कि जात पात मिटाना है और ये कह रहे हैं कि जात पात कराना है। तो ये थोड़ा तालमेल समझ में नहीं आया कि 2 पीढ़ी के बाद ये अपने पॉलिसी से इतर क्यों चले गए। इंदिरा गांधी ने कहा था इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, वो गरीबी तो हटी नहीं। आज इनको वो सारी चीजें याद आ रही है जो ये खुद जब सत्ता में थे तो नहीं लागू किए। आज MSP पर ये बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी अपने को घोषित कर लिए। 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी,
2007 में इनको लागू करने से किसने रोका था? ये 2014 तक थे सत्ता में। 2008 में मनमोहन सिंह ऑन रिकॉर्ड उन्होंने खारिज किया था कि गिवन द सर्कमस्टेंसेस हम एमएसपी नहीं लागू कर सकते। आज ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो कथनी और करनी में कितनी बड़ी नहीं नहीं असमानता है। आलोक जी आरक्षण पर रहते हैं। आलोक जी आरक्षण पे आते हैं वापस। राहुल गांधी ने जो यूएस में कहा और जिस तरह से उसकी व्याख्या भारत में की जा रही है, उसमें कहाँ गैप है और क्या यह गैप होना चाहिए? देखिए, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, एक बार जरा फिर से बताइए। नहीं, राहुल गांधी ने जो यूएस में कहा, अमेरिका में जो कहा उन्होंने, पूजा जी भी उसकी अभी व्याख्या कर रहे थे यहाँ पर, बताया उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत में जब सब कुछ समानता हासिल कर ली जाएगी, सामाजिक समानता जब हासिल कर ली जाएगी, तब आरक्षण पर विचार किया जा सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत है इसको? जी बिल्कुल। आरक्षण तो अगर ऐसी समानता आ जाए, ऐसा पूरक समाज बन जाए, तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है कि जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों दिया जाए। जब सारे तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? नया लाइसेंस देने की जरूरत। लेकिन देखिए, वो सब पॉलिटिकल गिमिक्री है, पॉलिटिकल जिम्नेजियम है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो हर पार्टी करती है कुछ चीजों से अपना मतलब। तो यहाँ पर कम से कम आप राहुल गांधी से सहमत हैं, यह अच्छी बात है। मतलब ऐसी समानता आ जाए, जब जरूरत है, जब हर आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, लाइसेंस की दुकान खोलने की जरूरत क्या है? सबके पास लाइसेंस है, चलो जी अपना काम करो। तो ऐसा समाज अगर बन जाए कि जिसमें किसी को कोई जरूरत नहीं हो, तो उसकी स्वतः जरूरत खत्म हो जाती है। अगर इसको कोई अपने ढंग से मोड़ के अपनी कुछ राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, देन आई एम नॉट फॉर हिम, आई एम फॉर जो कहा गया है वो सार्थक है। बिल्कुल ठीक। चलिए आलोक जी, इसी साफ गोई के मुरीद हैं हम आपके। तो जाहिर तौर पर बहुत से बयान ऐसे होते हैं जो नैरेटिव सेट करने के लिए जानबूझकर दिए जाते हैं, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि जो शब्द कहे जाते हैं और इस लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो सोच समझ के ही चीज़ों को कहते हैं कि किसे टारगेट करना है, किसे नहीं करना है, परसेप्शन कैसे परसेप्शन का खेल है। लेकिन जाहिर तौर पर इतना ध्यान जो है वो राजनीतिज्ञों को ज़रूर रखना चाहिए कि उनके नैरेटिव बनाने के चक्कर में, परसेप्शन बनाने के चक्कर में गलत मैसेज जो है वो आम जनता के बीच नहीं जाने चाहिए, जिससे कि सामाजिक सौहार्द जो है और दूसरे समीकरण जो है वो बिगड़ जाए अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वत्सी हमसे बातचीत करने के लिए। पूजा त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आगे नए मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों से अपील की आप कमेंट कीजिए, कैसी आपको चर्चा लगी, आपके सवाल है वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वन इंडिया हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।